आज हम लोग टीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। टीजीटी का प्रैक्टिस सेट एक रहेगा और इसमें कुल 90 प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, 90 प्रश्न रखे गए हैं। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, ग्रामर सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, तो 90 प्रश्न रहेंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है और हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे टोटल। ये आज पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या राम स्वरूप चतुर्वेदी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे जाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके बाद दूसरा ग्रंथ क्या है, कमेंट करिए। हिंदी साहित्य की भूमिका दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीसरा ग्रंथ क्या है, कमेंट करिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल। और तीसरा क्या है, इनके द्वारा लिखा गया है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, नागेंद्र के द्वारा कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा जाता। इन्होंने केवल हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का इनके द्वारा संपादन किया जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, इसका आप लोग कमेंट करिएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है, इसको कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वबंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा आदिकाल की रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो? तो चंदवरदाई, चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चंदवरदाई। और चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। पृथ्वीराज रासो को ये अधूरा ग्रंथ है जिसे इनके पुत्र जल्हड़ के द्वारा पूरा लिखा गया है। ठीक है, पूरा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? उत्तर दीजिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिए। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास? इसका उत्तर कमेंट करिए। बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास की रचनाओं का संकलन क्या है, बीजक है। कबीरदास की रचनाओं का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संकलन किया है। ठीक है, किस नाम से किया है, बीजक नाम से संकलन किया है। इसमें क्या है, इसमें साखी, शबद
और रमैनी का संग्रह किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। साखी, शबद और रमैनी का संग्रह किया गया है। सूरदास की रचना कौन सी है, ये भी देख लेते हैं। सूर सागर है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, और तीसरी क्या है, साहित्य लहरी। सूरदास के द्वारा 3 रचनाएं लिखी जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तुलसीदास की रचनाएं क्या हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है, रामचरितमानस। रामचरितमानस है। बहुत सी रचनाएं है, कवितावली है, कवितावली है। इसके बाद गीतावली है, गीतावली है। विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका है, और सारी कई रचनाएं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इसी तरह पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। फिर रैदास की रचना आप लोग कमेंट करिएगा, इनकी रचना कौन सी है। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, उत्तर दीजिए। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इनकी जगह है जायसी। तो उत्तर दीजिए, प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, जायसी, तुलसी, सूर या केशव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन रहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी रहते हैं, ठीक है। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। जायसी के द्वारा कौन सी रचना लिखी जाती है, इनकी रचना का नाम है पद्मावत, अखरावट, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। ये महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। और भी रचनाएं हैं। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना क्या है, रामचरितमानस, ये भी याद रखिएगा, रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 कांड का नाम याद रखिएगा। बाघ श्लोक, बी से बालकांड हो जाएगा, बालकांड। ए से क्या हो जाएगा, अरण्य कांड। ए से क्या हो जाएगा, अयोध्या कांड। कैसे क्या हो जाएगा, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। यश से क्या हो जाएगा, सुंदर कांड। यल से क्या हो जाएगा, लंका कांड, ठीक है, लंका कांड। और यू से क्या हो जाएगा, उत्तर कांड। ये 7 कांड है, याद रखिएगा। केशवदास की महत्वपूर्ण रचना क्या है, रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका है। इसी के कारण इनको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, उत्तर दीजिए। सूरदास, नंददास, तुलसीदास या केशवदास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं, ठीक है। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, याद रखिएगा। इसके बाद सूरदास की रचना याद ही है, सूर सागर है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, और क्या है, साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी। तीनों रचना याद रखिएगा। केशवदास की क्या है, रामचंद्रिका। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया, और क्या है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है, वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने या सूरदास ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अष्टछाप की स्थापना किसने की है। तो अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की जाती है,
विट्ठल नाथ के द्वारा की जाती है, ठीक है। और कब की जाती है, तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रमाशंकर शुक्ल रसाल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं ने दिया, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। मिश्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 700, 713, 500 या 1000? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 713। किसकी रचना है? रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी की रचना क्या है? बिहारी सतसई, ठीक है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर को, चिंतामणि को, केशवदास को या बिहारी को? इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? केशवदास को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनकी रचना रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, याद रखिएगा, बिहारी सतसई। इसमें पूछा जाता है कि कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमचंद्र? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? गोदान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या शेखर एक जीवनी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है, ठीक है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लाला निवास दास, लाला निवास दास की रचना क्या है? परीक्षा गुरु। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद, प्रेमचंद की रचना क्या है? इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान, ठीक है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय की रचना है, ठीक है। अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, 2 भागों में ये आती है। चंद्रकांता किसकी रचना है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? कामायनी किसकी रचना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? कामायनी है। कामायनी में देख लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कामायनी, कामायनी में 15 सर्ग हैं, ठीक है। 15 सर्ग हैं, कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ठीक है। ये इसके 15 सर्ग हैं। एक और पूछा जाता है कि कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन कौन है? मनु है, इड़ा है, श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा। और इनका पुत्र है मानव या कुमार, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये प्रमुख पात्र हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का आधार क्या है? मानवतावाद, मार्क्सवाद, प्रयोगवाद या अस्तित्ववाद? इसका उत्तर कमेंट करिए। प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद, ठीक है। प्रगतिवाद का आधार क्या है? मार्क्सवाद है।
फिर अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर या सिया राम शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। साकेत किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा क्या लिखा जाता है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास लिखा जाता है। ठीक है। कब लिखा जाता है? 1914 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता कौन सी मानी जाती है? राम की शक्ति पूजा, सरोज, स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ पत्र। ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसमें छोड़ दीजिए, मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु या रांगीय राघव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। ठीक है। इनका एक नाटक है, उसको भी पूछा जाता है अंधा युग, अंधा युग भी पूछा जाता है, तो इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल, मैला आंचल। ठीक है। कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। ये भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा जाता है, और ये क्या है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? उत्तर दीजिए, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल या उपेंद्र नाथ अश्क। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश के द्वारा 3 नाटक लिखे जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद दूसरा नाटक क्या है? लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। और तीसरा नाटक इनका क्या है? आधे अधूरे, आधे अधूरे नाटक है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब आषाढ़ का एक दिन में पात्र कौन कौन से हैं? तो कालिदास है, कालिदास है। इसके बाद मल्लिका है और विलोम। ये 3 प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विलोम। आधे अधूरे में प्रमुख पात्र पूछा जाता है, तो इसमें सावित्री है। ठीक है, सावित्री। इसमें कई सारे पात्र हैं, जुनेजा है, जुनेजा, जगमोहन है, जगमोहन है, महेंद्र नाथ सावित्री का पति रहता है, महेंद्र नाथ। ठीक है, ये सारे इसके पात्र हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इसका उत्तर कमेंट करिए। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इसका उत्तर कमेंट करिए। इंदुमती दुलाई वाली है, यहाँ पे गलत हो गया है। एक टोकरी भर मिट्टी या उसने कहा था, यहाँ पर दुलाई वाली है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा इंदुमती को। ठीक है, इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, और किसके द्वारा लिखी जाती है? तो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी जाती है। ये भी याद रखिए, किशोरी लाल गोस्वामी।
उसने कहा था, किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था कहानी लिखी गई है। ठीक है, माधव राव सप्रे द्वारा। माधव राव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 1951, 1959 या 1978? इसका उत्तर क्या हो जाए, कमेंट करिए। तार सप्ताह का प्रकाशन कब होता है? तो 1943 से ईस्वी से प्रारंभ होता है। ठीक है, तार सप्ताह के 4 सप्तक इसके आते हैं, तार सप्तक के। ठीक है, पहले का नाम रहता है तार सप्तक, तार सप्तक। दूसरा रहता है दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक। फिर है तीसरा सप्तक, और फिर इसके बाद चौथा सप्तक आता है। ठीक है, चौथा सप्तक। अज्ञे द्वारा इनका संपादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है, उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रकृष्णा सोबती या मन्नू भंडारी। तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्य गीत। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, सांध्य गीत। फिर अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या भोजपुरी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अवधी है। ठीक है, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के पात्र भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका पात्र है रतन सेन, रतन सेन, और इसकी पत्नी रहती है नागमती, और एक रहती है पद्मावती। ठीक है, पद्मावती के लिए नागमती को छोड़कर ये सिंघल देश जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संत कबीर दास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या आदिकाल? इसका उत्तर कमेंट करिए। संत कबीर दास किस काल के कवि हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? कबीर दास। ठीक है, तो शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल को देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल देखते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल में सबसे पहले आएगा निर्गुण धारा, और दूसरी है सगुण धारा, सगुण धारा। ठीक है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के दो भाग हैं। ठीक है, पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर दास, कबीर दास। इनकी रचना है बीजक। बीजक में साखी, शबद, रामायणी का संकलन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, साखी, शबद और रामायणी का संग्रह है। इसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा में कौन आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना क्या है? पद्मावत, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत है। अब इसके बाद देखते हैं सगुण धारा। सगुण धारा के दो भाग हैं। ठीक है, सगुण धारा में फिर से दो भाग करते हैं, रामाश्रयी शाखा
और दूसरी है कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि क्या है? तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास। इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, रामचरितमानस। इसके बाद कृष्णई शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचना है सूर सागर। प्रमुख देखेंगे, ठीक है। तो भक्ति काल से संबंधित इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी पूछेगा ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, रामाश्रयी शाखा का कौन है, कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, इनकी प्रमुख रचना क्या है। तो यही सारी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? इसका उत्तर कमेंट करिए, होरी, गोबर, मेहता या मालती। तो गोदान उपन्यास का प्रमुख का पात्र क्या रहता है? होरी रहती है, ठीक है। और गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, याद रखिएगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद के उपन्यास देख लेते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। तो सेवा सदन है, सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ठीक है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। इनका सन वाइज याद कर लीजिएगा, सीरियल में लाने के लिए पूछता है। अगला प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, बुंदेली में या खड़ी बोली में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा में। सूरदास ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सूर सागर ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक कौन है? सूरदास, सूरदास। सूरदास की 3 रचनाएं याद रखिएगा, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, और तीसरी क्या है? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने किया कहा है? इसका उत्तर कमेंट करिए। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र शांति द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या माखन लाल चतुर्वेदी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? कामायनी। पंत की चिदम्बरा, चिदम्बरा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना है? शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। रामचरितमानस को, पद्मावत को, पृथ्वीराज रासो को या कामायनी को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो शुक्ल जी किसे मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई, चंदवरदाई की रचना है, ठीक है। ये अपूर्ण रचना है जिसको इनके पुत्र जल्हड़ के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। जल्हड़ पुस्तक जल्हड़ हतदई चल गज्जन नृप काज, ठीक है। चंदवरदाई क्या है? ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, गलत होता है, सही होता है, कोई गलत करता है, कोई सही करता है। बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11, 13, 10 या 12? कोई 13 लगाता है, कोई 11 लगाता है, ठीक है। 11, 13 में ही कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं, ठीक है। केवल 11 स्वर ही माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, और इसी में एक और पूछाता है कि व्यंजन कितने हैं? स्वर तो 11 हैं, व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, ठीक है, स्वर व्यंजन मिलाकर कितने वर्ण हैं? तो हो जाएगा 52। फिर अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, छ वर्ण किसके योग से बना है? ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसका उत्तर कमेंट करिए। काधन खा, ताधन रा, जाधन या, साधन रा। इसका उत्तर क्या हो जाए? छ वर्ण किसके योग से बना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो काधन खा मिलाकर सावन छा बना है, ठीक है। ताधन रा से क्या बनता है? त्रा। जाधन इया से ज्ञा बन जाता है, साधन रा से श्रा बन जाता है। फिर अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन ऋषि, महिधन ऋषि, महाधन ऋषि या महाधन ऋषि? इसका उत्तर कमेंट करिए। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा महाधन ऋषि। यदि पूछता है महर्षि में कौन सी संधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? उत्तर दीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि? इसका उत्तर कमेंट करिए। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्येक में क्या हो जाएगा? यण संधि है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या यदि पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? प्रत्येक, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी गुण संधि लगा दिए हैं। प्रत्येक में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यण संधि है, ठीक है। आधन ई दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, तो यहाँ पर ई को यणचि सूत्र से यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी, पाणी माने हाथ होता है, ठीक है, में जिसके, अर्थात कौन हो जाएंगे? अर्थात कौन हो जाएंगे? कमेंट करिए। भगवान विष्णु, ठीक है। तो जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, ना पूर्व पद की प्रधानता होगी और ना ही उत्तर पद की प्रधानता होगी, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य पद को प्रधान बना देंगे, ठीक है, अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे, वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण रहेगा, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, संख्यावाची विशेषण रहेगा। और इसमें समूह या समाहार का बोध भी होता है, समूह या समाहार का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे चौराहा चार राहों का समूह, इसका विग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है।
यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता है और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करेगा। ठीक है, समस्त पद जो होता है इसका अव्यय की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग, अन या आ या अन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग बने लगा हुआ है? तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। अनु धन एषण शब्द से बना है ये। ठीक है, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पन, अन, ना या अपद? इसका उत्तर कमेंट करिए। बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। बच्चा, धनपन दोनों मिलकर बने हैं, तो यहाँ पर पन प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अग्नि, मस्तक, आग या सूर्य? इसमें तद्भव शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? उत्तर दीजिए। इनमें से आग शब्द जो है तद्भव है, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? पीयूष, सुधा, अमीर या वरुण? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर अमी है। ठीक है, अमी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन, गमन, चलन या उठान? इसका उत्तर कमेंट करिए। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। फिर अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका उत्तर कमेंट करिए। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ या अल्पज्ञ? तो जो सब कुछ जानेगा उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? सर्वज्ञ बन जाएगा। जो बहुत कुछ जानेगा बहुज्ञ हो जाएगा। जो बहुत कम जानेगा अल्पज्ञ हो जाएगा। अज्ञ किसे कहेंगे? कमेंट करके बताइए। फिर अगला प्रश्न है, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका उत्तर कमेंट करिए। बहुत प्रिय होना, आंखों में किरकिरी होना, दुश्मन होना या बहुत दूर होना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आंख का तारा यानी कि बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ज्ञान कम होना और प्रदर्शन अधिक करना, घड़ा आधा भरना, पानी छलकना या चतुर व्यक्ति का शांत रहना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका उत्तर कमेंट करिए। तो ज्ञान का कम होना और प्रदर्शन अधिक करना, इसके लिए क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल या उज्ज्वल? इसमें ये भी लगा है। ठीक है, उज्ज्वलम लिखा है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने कारक हैं? 6, 7, 8 या 5? हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो कुल 8 कारक हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म कारक, इसकी विभक्ति है को। तीसरा है कारण कारक। ठीक है, इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। फिर है संप्रदान, इसकी विभक्ति है के लिए। फिर है अपादान, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से, जहां पर अलगाव होगा। ठीक है, अलगाव के अर्थ में। फिर है संबंध, इसका विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री आदि। ठीक है, फिर है अधिकरण, अधिकरण,
करण, इसकी विभक्ति है में, पे और पर। फिर है संबोधन, संबोधन की विभक्ति चिन्ह क्या है, हे, अरे, हो, ये सारे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 8 कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो इसमें से विभक्ति चिन्ह किसका है, करण का भी होता है, अपादान का भी होता है, ठीक है। लेकिन जहां पर अलगाव रहेगा वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में से किस कारक चिन्ह का विभक्ति है, अपादान, करण, संबंध या संप्रदान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है, तो से किसकी विभक्ति चिन्ह है, करण कारक की, तो उत्तर हो जाएगा करण कारक। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या 6। इसका उत्तर कमेंट करिए। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ में रेखांकित शब्द अपने आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पर अपने विषय में बात कह रहा है, ठीक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी अपने विषय में बता रहा है, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 या 6। तो विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है, उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु, कर्म, प्रत्यय या कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, उत्तर हो जाएगा धातु कहते हैं, ठीक है। लड़का दौड़ता है इस वाक्य में दौड़ता है किस प्रकार की क्रिया है, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में दौड़ता है किस प्रकार की क्रिया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 8। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कौन कौन सा होता है, सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या है, मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर अगला प्रश्न है, मोहन बाजार गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इच्छावाचक। तो मोहन बाजार गया यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, मोहन बाजार गया। अगला प्रश्न है, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या निषेध वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 6, 8, 10 या 12। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 होते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है, रस राज किसे कहा जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस? रस राज किसे कहा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, ये भी पूछा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। वीर रस का उत्साह उत्साह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या 11? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है? उत्तर हो जाएगा 8। भरत मुनि 8 रस ही मानते हैं। ठीक है, 8 रस मानते हैं। और स्थायी भाव 8 मानते हैं। स्थायी भाव भी कितने मानते हैं? 8 मानते हैं। सात्विक भाव कितना मानते हैं? 8 मानते हैं। सात्विक भाव ये भी 8 मानते हैं। ठीक है, संचारी भाव कितना मानते हैं? 33 मानते हैं। ये भी याद रखिएगा, तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, संचारी भाव 33 मानते हैं। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति यह सूत्र किसका है? आचार्य भरत मुनि का, विश्वनाथ का, मम्मट का या कुंतक का? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, आचार्य भरत मुनि का वाक्य है। ठीक है, और इनके ग्रंथ का नाम क्या रहता है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र रहता है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण हो जाएगा। मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। आचार्य कुंतक का क्या है? कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 8, 9, 10 या 11? इसका उत्तर कमेंट करिए। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई? तो उत्तर हो जाएगा, भरत मुनि 8 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 मान लेते हैं क्योंकि भरत मुनि नहीं पूछा है। यदि भरत मुनि के अनुसार पूछा जाता तो 8 हो जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या सम, रति, उत्साह या शोक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या सम होता है। रति किसका है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस। उत्साह किसका है? वीर रस का स्थायी भाव है। करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक। अगला प्रश्न है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि यह कथन किसका है? आनंदवर्धन का, भामा का, वामन का या क्षेमेंद्र का? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काव्यस्य आत्मा ध्वनि यह किसका कथन है? आनंदवर्धन का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कुंतक, भरत मुनि, वामन या मम्मट? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कुंतक। ठीक है, अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, भामा या दंडी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र है। ठीक है, और ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा। रीति संप्रदाय दंडी, वामन है, सॉरी। फिर अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल या सराहपा? पुष्यदंत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू की रचना क्या है? पौमचर्यू। पौमचर्यू इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसमें राम कथा का चित्रण है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343, 350, 356 या 370। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 एक के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 जनवरी, 5 सितंबर या 26 जनवरी? इसका उत्तर कमेंट करिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या पैशाची अपभ्रंश से? तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में और कौन सी आती है? सॉरी, खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली है। इसके बाद बांगरू या हरियाणवी? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी। ठीक है, कौरवी को खड़ी बोली कहा जाता है। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी ये सब आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो अवधी बोली किस भाषा के अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी। ठीक है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों किसमें आती हैं? पूर्वी हिंदी में। ठीक है। इसके बाद है बिहारी हिंदी। बिहारी में क्या आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी या भोजपुरी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? तो उत्तर हो जाएगी मैथिली भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। कौन कौन सी हो जाएगी? कवि वचन सुधा, दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसी को हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरी क्या है? बाला बोधिनी पत्रिका। बाला बोधिनी पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किसका संपादन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाश संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं और 1903 ईस्वी में इसके संपादक बनते हैं। 1920 तक इसका संपादन लगातार करते रहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900, 1903, 1893 या 1920 ईस्वी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती का पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1900 ईस्वी। ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक कब बनते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक 1920
1903 ईस्वी से बनते हैं और 1920 ईस्वी तक संपादन करते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन, स्वामी विवेकानंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख या अनामदास का पोथा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बाणभट्ट की आत्मकथा हो जाएगी। कब प्रकाशित होता है? 1946 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या जैनेन्द्र? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मृगनयनी किसका उपन्यास है? तो वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है। ठीक है। यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? झूठा सच। झूठा सच 2 भागों में है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, विश्वसानी, राजेंद्र यादव या मोहन राकेश? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। कमलेश्वर का उपन्यास क्या है? कितने पाकिस्तान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही क्या है? उपन्यास, जीवनी, मुंशी प्रेमचंद की, नाटक या कहानी? तो कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है। और मुझसे किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। अमृत राय के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। ठीक है। यदि पूछे इसके लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की लेखिका कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुमन राजे, महादेव वर्मा, मुन्नी भंडारी या कृष्णा सोबती? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कौन लिखता है? सुमन राजे के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बलिदान कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अज्ञे या जैनेन्द्र? इसको सबको पता होगा। बलिदान कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है। इनकी सबसे प्रमुख कहानी कौन कौन सी हैं? एक है कफन। ठीक है, कफन याद रखिएगा। कफन इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है। और इसमें घीसू, माधव और बुधिया 3 पात्र हैं। तीनों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। घीसू, माधव और बुधिया। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, दिसंबरनाथ शर्मा कौशिक या माधव राज सप्रे? तो उसने कहा था किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके द्वारा 3 कहानियां लिखी जाती हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं? उसने कहा था, सुखमय जीवन और क्या है लास्ट कमेंट करिए, बुद्धू का कांटा। तीन ही रचना की इन्होंने रचना की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसकान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, शेख मोहम्मद, अली खान या राम गुलाम? इसका उत्तर कमेंट करिए। तो रसखान का नाम क्या रहता है? सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? सूरदास, नंददास, कुंभन दास या परमानंद दास? ये तो सबको पता, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास है। ठीक है। इनकी रचना याद रखिएगा, सूर सागर,
सुर सारावली, सुर सारावली, और तीसरी क्या है, साहित्य लहरी। तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं तो याद रखिएगा। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक बार दो बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कल इसके बाद हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे।